हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। मैं सौम्य चतुर्वेदी हाजिर हूं एक नए लेक्चर के साथ जिसका नाम है संविधान के भाग। ऑलरेडी हम संविधान के काफी सारे लेक्चर्स देख चुके हैं। 1919 1935 के अधिनियम से जो प्रश्न थे वो देखे, इसके बाद संविधान के जो विदेशी स्रोत वो देखे, संविधान की समितियां देखी। अब हम संविधान के भाग पर बात करेंगे, यानी कि हम संविधान के भाग से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे वो देखेंगे। और पहले ही लेक्चर में मैंने आपको एक चीज कंफर्म कर दी थी कि एक टॉपिक को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उसके पूरे ऑब्जेक्टिव कवर नहीं कर लेते। खाना पूर्ति नहीं करना है, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। बस आराम आराम से सॉल्व करते जाइए ऑब्जेक्टिव, और एक वीडियो को एक बार ना देखें। व्यूज तो एक ही बार में मिलेगा, लेकिन आप जितने बार वीडियो देखेंगे तो ये बिल्कुल ना सोचे कि व्यूज बढ़ेंगे। व्यूज एक ही बार में एक ही बार आता है व्यूज, इसके बाद आप 1000 बार भी खोलेंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप अपने लिए, ना किसी के लिए नहीं करिए, आप अपने लिए वीडियोस को बार बार देखिए। 2.0 पे देखिए, 1.75 पे देखिए। तो इससे क्या होगा कि आप प्रिपेयर होते जाएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, संभावित है, जैसा कि सभी लोग बोल रहे हैं। तो आप प्लीज प्रिपेयर रहिए। और कल मैंने 2 प्रश्न पूछे थे आपसे, बिल्कुल भी आपने कमेंट नहीं किए, या तो आपको पता नहीं है या फिर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा। जो प्रश्न था वो ये था कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो जो इसका सही उत्तर है 124 के 4। आर्टिकल 124 के सब आर्टिकल 4 में ऐसा लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार के आधार पर पद से हटाया जाएगा। एक तो बात हो गई ये। अगर दूसरी प्रश्न की बात करें तो दूसरा ये प्रश्न था कि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था। लेकिन ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा हुआ था कि हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। तो ऐसा लिखा हुआ था अनुच्छेद 394 में। अनुच्छेद 394 में ये लिखा हुआ था कि 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से अंगीकृत कर दिया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। एक बात हो गई है। दूसरी, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया। तो जो इस बीच का टाइम पीरियड था, शासन व्यवस्था कैसे चली होगी देश की, तो ऐसा लिखा हुआ है 1935 के अधिनियम में। 1935 के अधिनियम में ऐसा लिखा हुआ है कि जब तक देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हो जाता, तब तक देश की जो शासन व्यवस्था होगी वो 1935 के अधिनियम के अनुसार चलेगी। ठीक है, जब तक देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हो जाता, तब तक जो देश की शासन व्यवस्था होगी वो 1935 के अधिनियम के अनुसार चलेगी। ये बातें ना अगर पेपर में आए कोई बात, बिल्कुल कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं व्यवहारिक बैठते हैं, कहीं बात करते हैं, आप इस टाइप की चीजें उनसे बताओगे, इस टाइप की इनसे चर्चाएं करोगे, तो वो जरूर ये समझेगा कि आपने जो पढ़ा है वो सारगर्भित है, आपने जो पढ़ा है विस्तृत पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, अगर अब बात करें संविधान के भाग की, तो संविधान के भाग ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप प्री का सिलेबस देखेंगे। प्री के सिलेबस में लिखा हुआ है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ऐसे 10 यूनिट्स दी हुई है। ठीक है, ऐसे ही संविधान के भाग समझ लीजिए 22 भाग दिए हुए हैं। कितने भाग दिए हुए हैं? 22। हम ऑब्जेक्टिव में भी देखेंगे, इससे भी एक प्रश्न आएगा आपका। जितने भी चीजें बता रहा हूं, जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं, सबसे प्रश्न बनना पक्का है, सबसे प्रश्न बनना तय है। अभी आप पे डिपेंड करता है आप उसको कितना प्रिपेयर करते हो और कितना नहीं। और प्लीज ट्रिक्स से ये बिल्कुल भी याद करने की कोशिश ना करें। लाइक भाग हो गए, विदेशी स्रोत हो गए, इतने सारे भाग और इतने सारे विदेशी स्रोत आप किस ट्रिक से याद करोगे? उल्टी सीधी आलतू फालतू की ट्रिकें लगा के अपना टाइम बर्बाद करोगे और एग्जाम टाइम पे बैठ के 15-20 मिनट उस ट्रिक में लगाओगे। ठीक है, तो ट्रिक से याद, जितना दिमाग ट्रिक लगाने में लगा रहे हो उतना दिमाग यहाँ पढ़ने में लगा लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो संविधान के भाग जैसे लिखा हुआ है यूनिट 1, तो यूनिट 1 के आगे क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश का इतिहास, कला एवं संस्कृति। ऐसी भाग 1 को देख लो आप। भाग 1 के आगे लिखा हुआ है संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या लिखा हुआ है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, फिर यूनिट 1 के नीचे कुछ टॉपिक्स भी दिए गए हैं। स्वतंत्रता, मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। फिर उसके नीचे लिखा है कलाएं, संस्कृति, प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। ऐसे ही यहां मान लो अनुच्छेद लिखे हुए हैं और अनुच्छेद के आगे 1 से 4, मतलब भाग 1 में 1 से 4 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं? 1 से 4 तक, 1 2 3 4, जितने भी
अनुच्छेद भाग 1 से संबंधित है वो जितने भी अनुच्छेद 1 से 4 तक है वो कहां पर है, भाग 1 में दिए गए हैं। ऐसे हम भाग 2 को भी समझ सकते हैं जो नागरिकता से संबंधित है। अभी हम नीचे ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करेंगे। अब हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज के प्रश्न देखते हैं। ठीक है, आज का जो प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। जो भारत का संविधान है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, 18 भागों में, 20 भागों में, 22 भागों में या फिर 24 भागों में, कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है। सभी को इसका उत्तर पता है, 22 भागों में। भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित किया गया है, 22 भागों में। किसी भी किताब को आप पढ़ते हो, किसी भी पाठ्य पुस्तक को आप देखते हो, उसमें सबसे पहले सिलेबस दिया रहता है, पहले पेज पे सारी चीजें डिस्क्राइब कर देते हैं, ताकि जब आप अंदर पढ़ो तो एक दिमाग में भूमिका हो, इसके अंदर ये पढ़ना है, इसके अंदर ये पढ़ना है। अगर एक साथ हिस्ट्री जैसा आप करने लग गए, जैसे इतिहास पढ़ते हो, कोई और छोर नहीं है, इधर से शुरू करी पता नहीं कहां जा रहे हैं, अगर ऐसा संविधान में करोगे तो संविधान बहुत बड़ा है। ठीक है, भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है, भारतीय संविधान को कुल 22 भागों में बांटा गया है। अब अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से भाग में संघ और राज्य क्षेत्र वर्णित हैं। संविधान के कौन से भाग में संघ और राज्य क्षेत्र वर्णित हैं। मैं बार बार प्रश्नों पर जोर देता हूं, इसलिए क्योंकि आप प्रश्न पढ़ें और उत्तर सीधे ना दें, पहले उसको समझें। यहां लिखा हुआ है संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, आपने संघ और राज्य क्षेत्र देखा, आपने संघ और राज्य पढ़ा, ये क्षेत्र वर्णित है, ये पढ़ा ही नहीं आपने संघ और राज्य देखा और समझ लिया, लिखा हुआ है कि भाग 11, यानी कि संघ और राज्य के बीच में संबंध कहां दिया गया है, ऐसा आप समझोगे, अच्छे से मुझे पता है। संघ और राज्य क्षेत्र वर्णित ये पूछा गया है भाग 5, भाग 8, भाग 1 या फिर भाग 6। यहां अगर 6 की जगह में 11 ऑप्शन कर दूं, करेगा ऐसा एग्जाम वाला जो रहता है, जो एग्जामिनर रहेगा, जो पेपर बनाने वाला सेटर रहेगा, वो ऐसी चीजें करेगा। जो प्रश्न आप दिमाग में सेट करोगे हूबहू वही प्रश्न वो लेके आएगा, लेकिन उसको मॉडिफाई कर देगा। जहां असत्य लिखा होगा वहां सत्य कर देगा, जहां किताब में सत्य लिखा होगा वहां वो असत्य कर देगा, जहां नहीं लिखा है वहां हां कर देगा, जहां हां लिखा है वहां नहीं कर देगा। वो हूबहू प्रश्न लेके आएगा। उसको पता है कि आपको कंफ्यूज वो कैसे कर सकता है। आपको बिल्कुल अलग टाइप के प्रश्न नहीं देगा, आपको वही प्रश्न देगा जो आपके दिमाग में सेट है, लेकिन वो अलग डिजाइन से देगा आपको। अब ये देख लिया हमने संघ और राज्य क्षेत्र कहां पर वर्णित है, तो भाग 1। मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोलता हूं कि आप प्रश्न अच्छे से नहीं पढ़ते। जब टेलीग्राम पे प्रश्न डालता हूं मैं, तब देख लेता हूं मैं कि आप कितने अच्छे से प्रश्न पढ़ रहे हो। पढ़ते ही नहीं। 100 में से 100% लोग कभी कभी तो किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं, जो कंफ्यूजन वाले रहते हैं। जो कंफ्यूजन वाले प्रश्न रहते हैं उसमें 100 में 100 लोग गलत उत्तर देते हैं उसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित सही सुमेलित नहीं है। कौन एक सुमेलित नहीं है। पंचायतें भाग 9 में है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे तभी बनेंगे जब आप पूरे भाग पढ़ोगे, पूरी चीजें पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे। सिर्फ ऑब्जेक्टिव से अगर देखोगे तो इस टाइप के प्रश्न तो नहीं बनने वाले आपसे। कौन एक सुमेलित नहीं है। पंचायतें भाग 9 में है क्या, बिल्कुल है। पंचायतें कहां है, भाग 9 में है, यहां का भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर नगर पालिकाएं भाग 7 में है क्या, किसी ने पढ़ा है नगर पालिकाएं भाग 7 में है। किसी ने पढ़ा है क्या नगर पालिकाएं भाग 7 में है। बिल्कुल गलत है, नगर पालिकाएं भाग 7 में नहीं है। नगर पालिकाएं भाग 7 में नहीं है। और पूछा क्या था, कौन एक सही सुमेलित नहीं है। कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि हमने एक ढूंढ लिया, इसका जो सही उत्तर होगा वो यही होगा, नगर पालिकाएं भाग 7 में नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। अब अगर हम ये दो ना भी पढ़े तो भी चल जाएगा, यानी सहकारी समितियां भाग 9 खा में होंगी, बिल्कुल होंगी, क्योंकि उसने एक पूछा है। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र भाग 10 में होंगे, ये भी बिल्कुल सही है। अगर हमसे नहीं भी आ रहा है, अगर हमें कॉमन सेंस लगाना ही है, तो हम तुक्का नहीं लगाएंगे, हम एक ऐसा फाइंड कर लेंगे जो नहीं है। तो इसका मतलब 3 वो होंगे जो हैं। भाग 9 में पंचायतें हैं, सहकारी समितियां भाग 9 खा में है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र कहां है, भाग 10 में है। इस प्रकार से भी हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं, अगर नहीं पता। अगर पता है तो अच्छी बात है फिर आपको। अब बात करें, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। अभी दिसंबर में शायद पंचायतों के चुनाव भी आ रहे हैं। भाग 7, भाग 10, भाग 9 या फिर भाग, यहां पर 8 कर लेना या 10 कर लेना, बोलने में मिस्टेक हो गया। ठीक है, भाग 7, भाग 8, भाग 9 या फिर भाग 10।
हमारे भारतीय संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? अगर मैं थोड़ा सा आपको ऊपर ले चलूं तो इस प्रश्न का उत्तर हमने देखा है और आ जाता है पेपर में ऐसा कि नीचे प्रश्न पूछ लेंगे और उसी के ऑब्जेक्टिव में उसका आंसर रहता है, दूसरे के ऑब्जेक्टिव में। अब यहां लिखा हुआ है पंचायतें भाग 9 में, तो ये हमने बिल्कुल सही किया था ना कि ये सही है, यानी कि जो इसका सही उत्तर होगा, वो इसका क्या होगा, भाग 9। भाग 9 में ही है पंचायतें। कहां है? भाग 9 में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई थी। अब चलें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक किस भाग में वर्णित हैं? संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक किस भाग में वर्णित हैं? मैं एक टेबल बना के दूंगा, भाग लिखा रहेगा एक तरफ, फिर सब्जेक्ट लिखा रहेगा एक तरफ, और फिर लिखा रहेगा आपका अनुच्छेद। ठीक है, फिर लिखा होगा अनुच्छेद। आपको पूरी टेबल अच्छे से याद करनी है बार बार, जितने बार आप उस टेबल को देखेंगे, जितने बार याद करेंगे, क्योंकि ये रहता ना, एक बार पढ़ लिया उसको अलग कर दिया, तो उतना टाइम भी उसमें क्यों दिया, उतना टाइम भी क्यों बर्बाद कर दिया? क्योंकि एक बार पढ़ने से कोई चीज याद नहीं होगी, खासतौर पे इस प्रकार की चीजें तो बिल्कुल भी नहीं। जितने बार आप पढ़ेंगे उतने बार आपको अच्छे से क्लियर होंगी चीजें। तो संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक भाग 15 में है, भाग 18, भाग 16 में है, भाग 17 में है, या भाग 18 में है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा भाग 17। भाग 17 में क्या लिखा हुआ है? राजभाषा। भाग 17 में है राजभाषा। कहां क्या है भाग 17 में? भाग 17 में है राजभाषा। भाग 17 में है राजभाषा। एक प्रश्न अगर आपने देखा तो उससे रिलेटेड 2-3 और भी देख लो तो ज्यादा अच्छी बात है, और अगर नहीं देखोगे तो फिर रटते रहो। अगला प्रश्न है, जो निर्वाचन आयोग लिखा है, जो कि भाग में लिखा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ निर्वाचन लिखा हुआ है। निर्वाचन को संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है? निर्वाचन को संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है? भाग 12, भाग 13, भाग 14 या फिर भाग 15? निर्वाचन को संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है? इस प्रश्न को छोड़ दूं तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि निर्वाचन सभी को लगभग पता है कि निर्वाचन को संविधान के भाग 15 में वर्णित किया गया है। निर्वाचन को संविधान के कहां वर्णित किया गया है? भाग 15 में। और हां, हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, वहां जो ये टॉपिक आप देख रहे हैं, यूनिट 6 पूर्णतः कंप्लीट है, यूनिट 10 पूर्णतः कंप्लीट है, यूनिट 5 भी पूर्णतः कंप्लीट है। अगर हम बात करें यूनिट 7 की और यूनिट 9 की, तो उस पर ऑलरेडी वर्क चल रहा है। इसका मतलब आपके 31 टेस्ट अभी डले हुए हैं, लगभग 100 टेस्ट आपके आना बाकी है। टॉपिक वाइज आपके टेस्ट है, एक बार जाके 5 जो फ्री टेस्ट डले हुए हैं वो पक्का लगाएं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर आगे देख लीजिएगा। उस टेस्ट सीरीज की कॉस्टिंग सिर्फ और सिर्फ 599 रुपए है, और वो टेस्ट सीरीज इंग्लिश मीडियम में भी है और वो टेस्ट सीरीज हिंदी मीडियम में भी है। इंग्लिश मीडियम में जो अनुषा शर्मा मैडम है वो टेस्ट सीरीज दे रही है आपको, और हिंदी मीडियम में मैं ही टेस्ट सीरीज बना रहा हूं। ठीक है, एक बार जाके चेक जरूर करें उसको, और उसके जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे क्वेश्चन हैं कि शायद आपको एग्जाम में दिख जाए। तो टेस्ट सीरीज भी आप देख लीजिएगा। और निर्वाचन संविधान के किस भाग में लिखा हुआ है? भाग 15 में। कहां? भाग 15 में। अब हम बात करें भाग 3 की। किसकी बात करें? भाग 3 की। संविधान का भाग 3 संबंधित है। भाग 3 किससे संबंधित है? नागरिकता से, मौलिक अधिकार से, नीति निर्देशक तत्व से, या फिर मौलिक कर्तव्य से? भाग 3 किससे संबंधित है? भाग 3 किससे संबंधित है? भाग 3 नागरिकता से, मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से, या फिर नीति निर्देशक तत्व से? कहां से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा वो मौलिक अधिकार होगा। मौलिक अधिकारों को किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक लिखा गया है? कहां से कहां तक लिखा गया है मौलिक अधिकारों को, यह बताना आपकी जिम्मेदारी है। आप कमेंट करके बताइएगा, ये आज आपका होमवर्क है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक लिखा गया है, और भाग 3 में है, ये हमने पता कर लिया। ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ही ज्यादा सार गर्वित होने वाले हैं आगे चल के, प्लीज इनको एक बार लगाते जाना। अगला प्रश्न है, संविधान को
के यहाँ के कर लीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक किस भाग के अंतर्गत आते हैं? आपको अनुच्छेद भी पढ़ना पड़ेगा, आपको अनुच्छेद भी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि अगर आप अनुच्छेद पढ़ेंगे तो जो भाग वाला पोर्शन है इसके एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। लिखा हुआ है भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 6। अनुच्छेद 36 से 51 में पहले तो है क्या ये बता दीजिए, 36 से 51 तक क्या लिखा हुआ है ये अब बता दीजिए। 36 से 51 तक ये आपकी जो फेवरेट चीज है क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 36 से 51 के बीच वर्णित किया गया है और वो भाग 4 में है। किसमें है? संविधान के भाग 4 में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी कहां पर है? संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान का भाग 20 संबंधित है। संविधान का भाग 20 संबंधित है, किससे संबंधित है? आपात उपबंध से, राजभाषा से, प्रकीर्ण से, संविधान संशोधन से। ठीक है, अब ये हम ऊपर ही देखकर चले आ रहे हैं, ये होगा आपका भाग 17। क्या होगा इसका आंसर? भाग 17। फिर आपका ये ऑप्शन बचा, आपका ये ऑप्शन बचा, आपका ये ऑप्शन बचा। ठीक है, संविधान संशोधन की हम बात करें, हमने विदेशी स्रोत में पढ़ा, कहां से लिया गया है संविधान संशोधन? संविधान संशोधन लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसको वर्णित किया गया है अनुच्छेद 368 में। ठीक है, और ये भाग 20 से संबंधित है, यानी संविधान संशोधन भाग 20 से संबंधित है। संविधान का संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? ठीक है, संविधान संशोधन किस देश से ली गई है व्यवस्था, इसके अलावा संविधान संशोधन को किस अनुच्छेद में लिखा गया है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से देखनी है। अगर अगले प्रश्न पे चलें, संविधान का कौन सा भाग संघ तथा राज्य के बीच संबंध? आपने संघ तथा राज्य, मैंने बताया था ना, संघ तथा राज्य पढ़ा, क्षेत्र वर्णित है, पढ़ना ही नहीं और सीधे लगाना है भाग 11। जबकि जो इसका पूरा प्रश्न अगर हम पढ़ेंगे, ऊपर लिखा हुआ था संघ एवं राज्य क्षेत्र कहां वर्णित है और नीचे लिखा हुआ है संघ तथा राज्य के बीच संबंध को वर्णित करता है। कौन सा भाग? भाग 10, भाग 11, भाग 12 या फिर भाग 13। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा भाग 11। भाग 11 में लिखा हुआ है संघ एवं राज्य के बीच संबंध को। ठीक है, ये हमने आज अच्छे से देखे। एक आपका होमवर्क है कि मौलिक अधिकारों को किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच वर्णित किया गया है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। आज के 10 प्रश्न हमारे यहीं खत्म होते हैं। आप टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही रहे हो, टेलीग्राम के साथ साथ आप इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन करना शुरू कर दो, क्योंकि इंस्टाग्राम चैनल पर प्रीलिम्स से रिलेटेड इतना सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जाना है, सिर्फ ज्वाइन करना है और देखना है एमपी जीके से रिलेटेड कितनी सारी चीजें पड़ी हुई हैं। और ऐसा नहीं कि आधा बिखरा पड़ा हुआ है, बिल्कुल व्यवस्थित है, टॉपिक वाइज पड़ा हुआ है, पूरी मिट्टियां कवर हैं। अगर हम एमपी जीके की बात करें तो पूरी मिट्टियां कवर हैं, पूरे मेले कवर हैं एमपी जीके के इंस्टाग्राम चैनल पर। रक्षा एकेडमी का आपको इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन करना है और तब तक के लिए देखते रहिए रक्षा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जितनी भी सारी इंफॉर्मेटिव चीजें आ रही हैं। धन्यवाद।